Rahim. A very warm welcome to all of you in unique pre-FSC online lectures. My name is Dr. Danial and we'll be continuing with the same topic we were discussing yesterday, that is the factors affecting the enzyme action. रिकैप कर दूं थोड़ा सा, हम लोगों ने सबसे पहला फैक्टर डिस्कस किया था एंजाइम कंसंट्रेशन के हवाले से। देखिए मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर आपके पास अनलिमिटेड सबस्ट्रेट मौजूद है किसी भी जगह पे, तो जब आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जाते हैं तो डेफिनेटली वो सारा सबस्ट्रेट एकोमोडेट होता चला जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब मज़ीद एंजाइम को इंक्रीज़ करने से वो सबस्ट्रेट चूँकि सारा यूटिलाइज हो चुका होता है तो फिर उसके ऊपर कोई मज़ीद इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते जाएं, डबल करते जाएं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 फोल्ड इंक्रीज़ करता चला जाएगा। तो इसको जहन में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट फैक्टर टेकअप करते हैं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द एंजाइम एक्शन। देखें सबस्ट्रेट होता क्या है ये जानने की ज़रूरत है। रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी 2 दफ़ा बताया पिछले लेक्चर्स में भी। द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट्स इज़ नोन एज सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये करिएगा आप लोग। पहले पॉइंट तो ये कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती क्या है। फिर आप आ जाएंगे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स क्या हैं जो ये मैटर करते हैं। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट की मिकदार लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, ये पहली लाइन भी है पेज 40 की इसी हेडिंग में, पढ़ भी देता हूँ। एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट अवेलेबल। ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा उसी स्पीड से यहाँ पे रिएक्शन रेट चलता चला जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा कि अगर एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखें, तो ज़रा गौर करिए, एंजाइम कंसंट्रेशन आपने कांस्टेंट रख दी है, बट क्या कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो बढ़ाई जा रहे हैं। ठीक है, एंजाइम नहीं है, यानी कि एक्टिव साइट आपके पास नहीं है जिसके साथ सबस्ट्रेट ने एक्ट करना है, वो उतनी है, कांस्टेंट है, और आप सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाई जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट पहुंचेंगे हम लोग, अब पॉइंट रीच्ड, ठीक है, व्हेन क्या, व्हेन नो फर्दर इंक्रीज या व्हेन एनी फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों भला, पहले तो इस पॉइंट को क्लियर कर लें फिर उसको करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़रा गौर करिए। कह रहे हैं हम जब अगर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन सबसे ट्रिगरिंग फैक्टर गौर करें, अगर एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट छोड़ दिया आपने बट सबस्ट्रेट की मिकदार आप बढ़ाते जा रहे हो, तो पॉइंट एक ऐसा पहुंच जाएगा जब सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होगा। इसको क्यों आप इस तरह समझ रहे हो और इसको क्यों आप इस तरह कह रहे हो, क्यों भरा, उसकी वजह यह है कि एंजाइम की जितनी भी एक्टिव साइट्स थी वो ऑक्यूपाइड हैं यहाँ पे, और इसलिए जितनी भी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो चुकी हैं इसको आप यहाँ पे बोलते हो सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट। अब मैं इसको आपको ग्राफिकली बना के दिखाता हूँ, तो ज़रा इसको बुक से भी देखिएगा और बोर्ड से भी देखिएगा और क्लियर कीजिएगा। एक्स एक्सेस पे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लेंगे, वाई एक्सेस पे हम रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे। अभी ज़रा गौर करिए कि शुरू में ये 2 रिएक्शंस हैं ए और बी, ये दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं। यहाँ तक तकरीबन इस पॉइंट तक आपके पास एक्टिव साइट अवेलेबल थी। ठीक है, एक्टिव साइट आपके पास यहाँ तक ए और बी पॉइंट्स तक अवेलेबल थी,
बट जब आप फर्दर इंक्रीज़ करते चले गए तो तमाम मतलब सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करते गए लेकिन एंजाइम की कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ा रहे थे, तो एक ऐसा पॉइंट आया जब तमाम एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। ये जो सब आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये सैचुरेशन पॉइंट है या सैचुरेशन ऑफ द एक्टिव साइट। ठीक है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये पूछा गया। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे इसको अटैम्प्ट नहीं कर सके। उसकी वजह क्या थी कि उनके जहन में नहीं था कि इस की डेफिनेशन है क्या। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बनानी पड़ेगी, तो इसको आप बना लीजिए। मैं एक दफ़ा बोल देता हूँ, गौर से सुनिए और नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर्स के अंदर, और फिर इसको यहीं से इसी अंदाज में टेकअप करिएगा। इफ़ द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज़ increased but the amount of enzyme remains constant, ठीक है, एक पॉइंट हो गया, कॉमा, any further increase in the substrate does not increase the rate of reaction. This is known as saturation of the active site। तो इसका मतलब यहाँ पे rate of reaction बेटे क्या हो गया, constant। क्यों constant क्यों हो गया, क्योंकि सबस्ट्रेट तो अवेलेबल है बट एंजाइम की एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है। राइट हो गया। ये बेटे आपके पास एक टॉपिक है जिसके अंदर आपने सबसे पहले तो ये मेन इसके पॉइंट्स पढ़े हैं कि लो कंसंट्रेशन, फिर एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो वो किस तरह एक्ट करती है, फिर वो जब इंक्रीज़ करते हैं तो आप सैचुरेशन पॉइंट तक किस तरह पहुँचते हैं, फिर आप इसको ग्राफिकली टेकअप करेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और यहाँ पे आप रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे। दो रिएक्शंस आप साइड बाय साइड देख रहे हैं, ए और बी। तो शुरू में आप देख रहे हैं कि रिएक्शन रेट बढ़ रहा है, उसकी वजह ये एक्टिव साइट अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही आप पहुँचते हैं ख़ास पॉइंट पे तो एंजाइम की मिकदार पूरी हो जाती है और फिर रिएक्शन रेट बढ़ता नहीं, वो कांस्टेंट हो जाता है। उसको बोलते हो आप सैचुरेशन ऑफ द एक्टिव साइट, जहाँ पे मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होता। सो ये एक मिनट इसको देखिए, उसके बाद हम मज़ीद इसको आगे टेकअप करते हैं सेकेंड फैक्टर को, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। ज़रा इसको एक दफ़ा सारे को गो थ्रू कीजिए। सो एक दफ़ा आपने सारे को देख लिया, अब हम नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द टेम्परेचर। सो बेटे टेम्परेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसको डिटेल में टेकअप करेंगे और इसके साथ एक तो शॉर्ट भी जुड़े हुए हैं वो भी करेंगे और इसको क्लियर भी करेंगे। ठीक है, एक जर्नल लाइन है इसके लिए लिखी हुई, पेज 41 की पहली लाइन है टेम्परेचर में, पढ़ के सुनाता हूँ आप सबको। द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन मे इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, बट साथ ही क्या कह रहा है, अप टू अ सर्टन लिमिट। यानी कि पहला तो रोल आपने यहाँ पे क्या टेकअप किया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर is directly proportional to rate of reaction, बट साथ ही क्या कह रहा है यहाँ पे, up to a certain limit। तो लिमिट आप यहाँ पे ज़रूर कंसिडर करोगे और देखते भी रहोगे कि लिमिट है क्या बेसिकली। अच्छा, कहता है सेकंड लाइन में कह रहा है, ऑल एंजाइम्स कैन वर्क बेस्ट एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो पहला शॉर्ट तो ये है, व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखें, इसको मुख्तलिफ अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, द बेस्ट टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइमेटिक एक्शन इज़ नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। बहरहाल आप इसको इस तरह कर सकते हैं, द मोस्ट सूटेड टेम्परेचर एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। रेट ऑफ रिएक्शन इस टेम्परेचर के ऊपर क्या है, मैक्सिमम है। इस रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होने के टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक हो गया। अब ज़रा इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ होता है। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स में ले लें तो नॉर्मल टेम्परेचर है 36.1 से 37.8 डिग्री सेल्सियस तक। ये भी आपकी किताब में लिखा हुआ है, बचपन से आप पढ़ते आए हो, किताब में लिखा भी सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस ही हुआ है। तो ये इन दोनों की एवरेज वैल्यू है 37, जो यहाँ पे लेके कह दिया गया है कि ह्यूमन बींग्स में एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मौजूद है और एक्ट करता है। ठीक है,
अच्छा, तो ये आपके पास है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब कुछ और लाइंस देखें किस तरह होता है। हीट देखें, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बढ़ा, इनडायरेक्टली टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हीट इंक्रीज की, ठीक है। जब हीट इंक्रीज की तो क्या हुआ, जब हीट इंक्रीज की तो हीट मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाएगी, ठीक है। जैसे ही बेटे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ज़रा मोड ऑफ एक्शन पे गौर कीजिए कि हीट करती क्या, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स रैपिडली मूव करेंगे तो वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इनकी कोलिजन भी इंक्रीज कर जाएगी और ओवरऑल क्या होगा कि एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, बट अप टू अ लिमिट, ठीक है। लिमिट वर्ड लाजमी यूज़ कीजिएगा इस डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी बट कब तक, एक लिमिट तक ऐसा होगा, ठीक है जी। एक लाइन और है बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उसके लिए ध्यान से मार्क कीजिए। हीट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है जी। तो हीट इंक्रीज करता है, डेफिनेटली एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है और फिर केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो एक्सेलरेट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग एनी रिएक्शन, ठीक है, इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। यहीं पे एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्क्राइब हुआ है, डीनेचरेशन ऑफ द एंजाइम। अब ये क्या है, इसके लिए आप 41 पेज की लास्ट 2 लाइंस कंसिडर कीजिएगा। मैं अभी थोड़ा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फर्दर इंक्रीज इन हीट एनर्जी इंक्रीजेज द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स टू अ मच हायर रेट, इंक्रीज इन द हीट बियॉन्ड लिमिट बेसिकली, ठीक है। तो क्या होगा, जब हीट लिमिट से भी ऊपर चली जाएगी तो देन व्हाट हैपन्स इज, ये जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे वायलेंटली, ठीक है। वायलेंटली कोलाइड करने का बेटा क्या मतलब होगा कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और उसकी वजह से उनकी कोलिजन्स वायलेंट हो जाएंगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब ये बहुत ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट, और जब भी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बेटे लॉस्ट होगा तो क्या होगा, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा, ये डीनेचरेशन की तरफ चला जाएगा। तो ज़रा गौर करें कि ये किस तरह हो रहा है और एंजाइम किस फॉर्म में डीनेचर हो रहा है। इफ़ द हीट इज़ इंक्रीज्ड बियॉन्ड द लिमिट, enzyme molecules collide violently with each other. As a result, the globular structure of the enzyme is lost and the enzyme molecule is said to be denatured. वो totally ब्रेकअप हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। अब इसको ग्राफिकली एक दफ़ा देखते हैं और फिर उसको फाइनली क्लियर करते हैं, उसके MCQs देखते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है ये, जो मुझे आया था MCAT 2000 में, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स फॉर every rise of 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हर 10 डिग्री सेल्सियस से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है, तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। अब इसको ज़रा ग्राफिकली देखते हैं। अगर आप ह्यूमन बॉडी पे एक्ट करने वाले इंजाइम्स की वैल्यूज़ देखें विद रिगार्ड्स टू टेम्परेचर, तो ज़रा गौर करें कि हमारी ऑप्टिमम वैल्यू जो तकरीबन पीक वैल्यू बनती है वो बनती है 37 डिग्री सेल्सियस पे, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जैसे ही उससे ज़्यादा होता है टेम्परेचर तो ये मैकेनिज़्म चलता है जो मैंने फ्लो चार्ट में यहाँ पे लिखा है,
heat increase beyond the limit, enzyme molecules collide violently with each other, the globular structure of the enzyme is lost and consequently the enzymes are denatured. अब अगर एंजाइम डीनेचर हो जाएगा तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हम किस तरह टेकअप करते हैं, जब आपको फीवर हो जाता है, फीवर में आपका बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस एंड अबव पे चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको बुखार होता है और बड़ा तेज़ बुखार होता है तो उसमें आपकी जो एब्जॉर्ब करने की, डाइजेस्ट करने की एबिलिटी वो बहुत कम हो जाती है। वो जो एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है तो उससे क्या होता है कि फिर आप खा नहीं सकते हैं, आपको भूख नहीं लगती। उसकी रीज़न ये है, ये आपके सामने डीनेचरेशन हो जाती है जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। और ये जो ग्राफ नीचे को आ रहा है ये डीनेचरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से एमकेट में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एक दफ़ा इस सारे को गो थ्रू करिए, उसके बाद हम लास्ट फैक्टर टेकअप करते हैं, दैट इज़ द पीएच। सो बेटा ये तो एक फैक्टर था टेम्परेचर का जो आपने टेकअप किया। होपफुली आपको ये बड़ा अच्छा समझ आया होगा। इसमें अगर ये आ जाए आपको शॉर्ट में भी तो आप इसकी एक ग्राफिकली बना के इसको डीनेचर करके शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लास्ट फैक्टर टेकअप करने जा रहे हैं, दैट इज क्या, पीएच। अब पीएच अगर केमिस्ट्री में पढ़ा हो मेरे बच्चों ने तो पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है जो आप सब माशाल्लाह मेरे बच्चे मैट्रिक अभी करके आए हैं और एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो उसको पीएच वैल्यू तो उन्होंने देखी हुई है। ज़रा पीएच को डिटेल में टेकअप करते हैं, पीएच वैल्यू को। पीएच वैल्यू में हमारे पास रेंज है 1 to 7 to 14। दिस वन इज़ द एसिडिक रेंज, दिस वन इज़ द बेसिक रेंज। देखें पीएच वैल्यू के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, एवरी एंजाइम फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच नोन एज ऑप्टिमम पीएच। तो सबसे पहले तो शॉर्ट आप ये बनाएंगे, व्हाट इज ऑप्टिमम पीएच, द मोस्ट सुटेड पीएच रिस्पॉन्सिबल फॉर बेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच। ठीक, अगर इसमें दो फैक्टर्स आप साथ ही करेंगे, पहला फैक्टर जो बहुत ज़्यादा एमसीक्यू उसमें पूछा जाता है, स्लाइट चेंज इन पीएच। अब ये क्या होता है स्लाइट चेंज, इसका मतलब ये कि मामूली सा अगर आप पीएच में चेंज करें तो आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड को वो ज़रूर इफ़ेक्ट करता है, बट एंजाइमेटिक एक्टिविटी को वो रिटार्ड और ब्लॉक भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप लाइंस पढ़िए, स्लाइड चेंज इन पीएच कॉजेज द चेंज कैन चेंज द आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट। तो पहला क्या हो गया पॉइंट, चेंज इन आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, एक पॉइंट। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिटार्ड भी हो सकती है और ब्लॉक भी हो सकती है। तो एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने स्लाइड चेंज इन पीएच के ऊपर मेरे बच्चों करना है। सेकंड कौन सा है, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच। अगर पीएच वैल्यू में एक्सट्रीम चेंज आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि एक एंजाइम काम करता है 2 पीएच पे, आप उसको काम करवाने की कोशिश कर रहे हो 7 या 8 पीएच के ऊपर, तो उसका तो मीडियम ही चेंज हो गया ना। तो क्या होगा, एंजाइम के जो बॉन्ड्स हैं ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, ब्रेक, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो गया और फिर उसकी वजह से क्या होगा, डेफिनेटली वो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। तो बेटा ये दो अलग-अलग आपने याद करने हैं, स्लाइड चेंज इन पीएच रिटार्ड्स या ब्लॉक द एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड कॉज चेंज इन द आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो एक्सट्रीम चेंज इन पीएच है वो एंजाइम बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और एंजाइम को डीनेचर कर देता है। ठीक है, तो इसको आपने डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे अंदाज में तैयार करना है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दी हुई, एक पिंक चार्ट की फॉर्म में हम एक एक करके उसको टेकअप करते हैं यहाँ पे, और मैं आपको थोड़ा सा उसमें बताता भी हूँ कि वो क्या है। पेप्सिन वर्क्स बेस्ट एट अ पीएच ऑफ 2। ठीक, ये तो बड़ा सिंपल है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था लेक्चर के अंदर कि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है।
अब सोचने की बात और समझने की बात ये है कि ये पेप्सिन किस मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन बना देता है। और ये होता कहाँ पे है पेप्सिन, स्टमक के अंदर। तो एक तो ये बेटे पॉइंट हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है, सुक्रेज। सुक्रेज वर्क्स बेस्ट एट पीएच ऑफ 4.5। ठीक है, ये इसकी बेस्ट पीएच है 4.5, ऑप्टिमम पीएच जिसको आप कह रहे हैं। और सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। तो ये इसकी बेस्ट पीएच मैंने बता दी और ये भी बता दिया कि रिएक्शन क्या है। अच्छा, एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज भी स्लाइटली एसिडिक पीएच पे काम करता है। पीएच कितनी है, 5.5। अगर आप वैसे देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है, ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। एंड ऑल ऑफ यू नो ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपना रोल प्ले करता है। तो ये हो गया आपके पास एंटीरोकाइनेज का। फिर आपके पास क्या है, स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवरी एमाइलेज, अब ये क्या है स्लाइवरी एमाइलेज, नाम ही शो कर रहा है स्लाइवरी फॉर द स्लाइवा। इसकी पीएच है अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल 6.8, मतलब स्लाइटली बेसिक अगर आप लगा लें तो। एमाइलेज है तो क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो इसका ये देखें, ये असल चीज़ है जो मेरे बच्चों ने यहाँ पे तैयार करनी मेरी तरफ से। स्टार्च पॉलीसेक्राइड और माल्टोज डाइसेक्राइड है, तो दोनों के अंदर एक वाजे फ़र्क आप सब बच्चों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर आपके पास क्या है, कैटालेज। कैटालेज की पीएच यहाँ पे लिखी हुई 7.6। ठीक है, 7.6 इसकी पीएच है। करता क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक करता है। अब सोचने की बात यह है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट और बड़ा ही टॉक्सिक एजेंट है, तो वो बॉडी के अंदर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका आंसर सिर्फ इतना ये बताऊंगा आपको कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है, ये लिवर के अंदर बनता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर और फिर वहीं पे टूट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको बेस्ट पीएच जो चाहिए होती है वो 7.6 चाहिए होती है ऑप्टिमम वर्किंग के लिए, जो यहाँ पे इसको प्रोवाइड की जाती है। देन बेटे हमारे पास इसको याद करिएगा कि वाटर और ऑक्सीजन बेसिकली इसमें से ब्रेक करके ये बना देता है। ये भी रख लें नॉलेज वाइज ना मेरे बच्चों के, वाटर और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होता है। ये कैटालेज का हो गया। देन आपके पास नेक्स्ट क्या है, काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन एक्ट्स एट 7 to 8 pH। अच्छा, ये जो काइमोट्रिप्सिन है जो 7 to 8 pH के ऊपर एक्ट करता है, ये पॉलीपेप्टाइड्स को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। ठीक हो गया, क्या मतलब पॉलीपेप्टाइड्स को पेप्टाइड्स में तोड़ने का क्या मतलब है, कि इसको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। होता कहाँ पे है, अगेन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है काइमोट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में, कन्वर्ट होता है काइमोट्रिप्सिन की फॉर्म में। और होता कहाँ पे है, बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट इन द अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें से ज़्यादातर एंजाइम जो आपकी किताब ने मेंशन किए हुए हैं अपार्ट फ्रॉम देयर रोल्स, ये सारे ह्यूमन बॉडी में वर्किंग करने वाले एंजाइम्स और उन्हीं के नाम और उन्हीं के सारे फंक्शंस हैं। देन बेटे नेक्स्ट हमारे पास है पेनक्रियाटिक लाइपेज। ये अल्कलाइन पीएच पे काम करता है 9 pH पे। कर क्या रहा है, लिपिड्स को फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरोल में तोड़ रहा है। ठीक है, लिपिड्स को किस में तोड़ रहा है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल में। ये पेनक्रियाटिक लाइपेज है, 9 pH के ऊपर काम करता है। और बेसिकली ये जो पीएच है इसमें लिपिड्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल में कन्वर्ट होते जाते हैं। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि पेनक्रियास एक डुअल ग्लैंड है जो जिसका एंडोक्राइन हिस्सा भी और एक्सोक्राइन हिस्सा भी। एंडोक्राइन हिस्सा कौन सा है, जो हार्मोन्स बनाता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और एक्सोक्राइन हिस्सा कौन सा है, जो ये हार्मोन्स बनाता है जिसमें सरेफेरस पेनक्रियाटिक लाइपेज है, फिर ट्रिप्सिनोजन है, फिर इस तरह के और बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और मौजूद रहते हैं।
फिर बेटे हमारे पास है एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम है आर्जिनेज। 9.7 pH के ऊपर ये एक्ट करता है और आर्जिनिन को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अब ये सोचने की बात है कि यूरिया साइकिल क्या है और किस फॉर्म में ये और किस वे में एग्जिस्ट कर रही है। देखें, इस आर्जिनिन और आर्जिनेज और यूरिया साइकिल वाइज अगर आप इसको देखते हैं तो ज़रा थोड़ा सा इलेबरेट कर दूं। आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बड़े टॉक्सिक मौजूद होते हैं, जैसे सल्फर अमोनिया कुछ मिकदार में बनता होगा, उसके बाद यूरिया, फिर यूरिक एसिड। जो मॉडरेटली टॉक्सिक मटेरियल है ना बेटे, वो है यूरिया। अब बने अगर अमोनिया तो सबसे पहले बॉडी क्या करती है, लिवर के अंदर एक यूरिया साइकिल चलाती है जिसमें जो टॉक्सिक अमोनिया होता है ना उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो बेसिक एक सबस्ट्रेट है उसका नाम आर्जिनिन है, उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। जो एंजाइम यहाँ पे एक्ट करता है आर्जिनेज है, जो 9.7 pH के ऊपर बेस्ट काम करता है। ये सारा जब आप किताब में टेबल देखेंगे तो काफ़ी कम लिखा हुआ है, सिर्फ वैल्यूज तक लिखा हुआ है। ये मैंने सारा ऐड किया है। यह आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और इंशाल्लाह आगे चल के जब मेरे बच्चे एंटी टेस्ट देंगे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें सीखेंगे भी और इम्प्रूव भी करेंगे। एक दफ़ा मैं इसको रिकैप कर दूं, उसके बाद बस करते हैं, इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स इफेक्टिंग में पीएच वैल्यू सबसे पहले करिएगा। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो पहली 1 to 6 पीएच है वो एसिडिक है, 8 to 14 बेसिक पीएच है। फिर आप ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन लिखेंगे। द बेस्ट पीएच एट विच द एंजाइम एक्शन बिकम्स मैक्सिमम इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच। फिर आप स्लाइड चेंज इन पीएच लिखेंगे जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी अगर रिटार्ड और ब्लॉक हो जाए ड्यू टू द चेंज इन आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स तो ये ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम चेंज पे जाएं पीएच में तो क्या होता है, जो बॉन्ड्स बने होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डीनेचरेशन हो जाती है। देन मेरे बच्चे सारे एंजाइम्स, इनके नाम, इनकी वैल्यूज़ और इनकी जो रोल्स हैं वो आप लिखोगे, जिसमें प्रोटीन कैसे तोड़ा जाता है, पेप्सिन क्या करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन से मीडियम में होता है, क्या इसके फंक्शन है, सारे को एक दफ़ा गो थ्रू करिएगा। होपफुली आपको ये तमाम फैक्टर्स जो एंजाइम एक्शन को कवर अप करते हैं समझ आए होंगे। मैंने अपनी कोशिश की कि आप सबको इन चीज़ों से क्लियरली इक्विप कर सकूं, आपको समझा सकूं और बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपने सारा लेक्चर प्रॉपर्ली गो थ्रू करना है, उसके बाद इसको नोट्स में से और MCQs में से पढ़ना है और साथ टैगिंग देखनी है कि कौन से सवाल बोर्ड में किस अंदाज में कहाँ कहाँ आए हुए हैं। Really hope so that it was informative for all of you. We are left with only one topic that we'll be taking up in the next lecture, that is the role of inhibitors along with its types. Till then, Allah Hafiz, prepare the lecture well, have a look at it keenly and then note down the key points along with it. Thank you.